हेलो एवरीवन, मेरा नाम ब्रिजेश मौर्य और आपका स्वागत है टॉपिक एंड ट्रिक चैनल पे। हमने सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956 स्टार्ट करा था। हमने आधा कंप्लीट कर दिया था। इट मींस एक्ट हमारा कंप्लीट हो गया था। अब बात करते हैं सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन रूल्स 1956। उससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा सो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, जिससे आपको रेगुलर अपडेट मिलते रहे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करेंगे, मगर एक बात बोलनी थी। जो मैंने इस एक्ट में जो जो टॉपिक छोड़ रखे हैं, ठीक है, वो हमें पढ़ने के लिए उतना जरूरी नहीं है। अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो हमारे लिए उतना जरूरी नहीं है, मगर आप अपने आप कोशिश करें कि वो जितने भी पॉइंट है वो पढ़ के थोड़ी समझने की कोशिश करें। सो इससे आपको हेल्प होगी थोड़ा लोग को समझने में। सो चलिए स्टार्ट करते आज का वीडियो। सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन रूल्स 1956। These rules were made by central government in exercise of power confirmed by the section 30 of the Security Contract Regulation Act 1956 and notified on the February 21, 1956। जो सेक्शन 30 में गवर्नमेंट को पावर मिलती है सेंट्रल गवर्नमेंट में रूल रेगुलेशन बनाने की, उसी सेक्शन के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट ने सेंट्रल गवर्नमेंट ने रेगुलेशन रूल बनाया, जो है सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन रूल 1956, जो नोटिफाइड करा गया 21 फरवरी 1957 में। बात करते हैं रिक्वायरमेंट ऑफ लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटी विद रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। जो सेक्शन 21 में हम लिस्टिंग की बात कर रहे थे, अब वो लिस्टिंग तो कर लेंगे, मगर उसके लिए क्या क्या कंडीशन होगी उसकी बात करते हैं, या फिर रिक्वायरमेंट की बात करते हैं। दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट प्रोविजन ऑफ सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रूल्स 1957। Rule 19 provide for complete procedure in this regard. A public company defined under the Company Act 2013 desire of the getting its security listed on recognized stock exchange shall apply for the purpose of the stock exchange forward along with the application the following document and particular। बात करते किसकी? पब्लिक कंपनी की। अगर कोई भी पब्लिक कंपनी चाहती है कि मेरी स्टॉक लिस्टेड हो जाए किसी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में, सो उसे फॉलोइंग डॉक्यूमेंट और एप्लीकेशन फाइल करना पड़ेगा। बात करते कौन कौन से वो डॉक्यूमेंट है। मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। जो कंपनी स्टार्ट करने इनकॉर्पोरेशन करने के समय मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बनाती है, उसका कॉपी ऑफ ऑल प्रोस्पेक्टस स्टेटमेंट इन लो ऑफ प्रोस्पेक्टस इश्यूड बाय द कंपनी। जितने भी कॉपी ऑफ प्रोस्पेक्टस या फिर प्रोस्पेक्टस की जगह हमने कोई भी डॉक्यूमेंट इशू करा है, स्टेटमेंट इशू करा है, उसकी कॉपी ऑफ बैलेंस शीट एंड ऑडिटेड अकाउंट फॉर लास्ट 5 ईयर। कॉपी ऑफ बैलेंस शीट एंड ऑडिटेड अकाउंट लास्ट 5 ईयर। जो 5 साल की, जो पीछे 5 साल की ऑडिटेड बैलेंस शीट है और बैलेंस शीट और अकाउंट है, ऑडिटेड अकाउंट है, वो उसकी कॉपी। नाउ स्टेटमेंट शोइंग डिविडेंड एंड कैश बोनस इफ एनी पेड ड्यूरिंग द लास्ट 10 ईयर, डिविडेंड और इंटरेस्ट एंड एरियर्स ऑफ एनी। जो लास्ट 10 ईयर में जितने भी हमने डिविडेंड और कैश बोनस दिए या फिर डिविडेंड और इंटरेस्ट एरियर्स है वो दिए, उनकी स्टेटमेंट हमें चाहिए। Certified copy of agreement or other document relating to arrangement with or between vendor and promoter, underwriter and subwriter, broker and sub-broker। जब कोई कंपनी लिस्टेड होती है तो वो अंडरराइटर, ब्रोकर, सब ब्रोकर, वेंडर और प्रमोटर को अपॉइंट करते हैं। तो उनके संग जब अपॉइंट करेंगे तो हम एग्रीमेंट तो बनाएंगे। जो एग्रीमेंट बना है उसकी कॉपी हमें चाहिए, सर्टिफाइड कॉपी। नाउ सर्टिफाइड कॉपी ऑफ एग्रीमेंट मैनेजिंग एजेंट एंड सेक्रेटरी एंड ट्रेजर, सेलिंग एजेंट, मैनेजिंग डायरेक्टर, टेक्निकल डायरेक्टर, जनरल मैनेजर, सेल्स मैनेजर एंड मैनेजर और सेक्रेटरी। इन सब के भी संग जो एग्रीमेंट हमने बनाई थी उसकी भी कॉपी हमें चाहिए रहती है, अटैच करनी होती है एप्लीकेशन के। नाउ सर्टिफाइड कॉपी ऑफ एवरी लेटर, रिपोर्ट, बैलेंस शीट, वैल्यूएशन, कॉन्ट्रैक्ट, कोर्ट ऑर्डर और अदर डॉक्यूमेंट पार्ट ऑफ विच रिप्रोड्यूस और रिफर टू बी इन प्रोस्पेक्टस। जब प्रोस्पेक्टस इशू करते हैं तो हमारे लिए हर लेटर, हर रिपोर्ट, हर बैलेंस शीट या फिर कोई भी ऑर्डर जो कोर्ट के द्वारा इशू करे गई है उन सब की कॉपी, सर्टिफाइड कॉपी अटैच करनी होती है। नाउ स्टेटमेंट कंटेन पर्टिकुलर ऑफ डेट एंड पार्टी टू ऑल मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट। जितने भी मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट एंटर करे उसकी कॉपी और उस पर्टिकुलर उसमें डेट होना चाहिए, उस क्या चीज के लिए बना था कॉन्ट्रैक्ट, वो सारी चीज की कॉपी हमें चाहिए, सभी को अटैच करनी होती है। Consignation is similar other document together with a brief discussion of the subject matter and general nature of the document। जो डॉक्यूमेंट एंटर करिए
एंटर करी गई है या फिर मटेरियल कॉन्टेक्ट से रिलेटेड है, जो सिमिलर है, उन सब की ब्रीफ डिस्कशन वो किस चीज के बारे में और किस चीज के लिए बनाया गया था और जनरल नेचर क्या उस डॉक्यूमेंट का, वो बताते हुए हमें अटैच करना पड़ता है डॉक्यूमेंट या एप्लीकेशन के साथ। A brief history of the company since its incorporation detail, जब से कंपनी इनकॉर्पोरेशन हुई है उसकी हिस्ट्री, वो कब से इनकॉर्पोरेशन हुई है उसके बारे में अब तक की जितनी भी चीजें हुई हैं उस कंपनी के साथ, उसकी हमें कॉपी चाहिए रहती है, डिटेल चाहिए रहती है। Particular of share debenture issue for consideration other than cash, whether in whole or part, at a premium or discount in pursuance of an option। जो डिवेंचर या शेयर्स हमने इशू करे थे, या फिर कंसिडरेशन हो या कंसिडरेशन अदर देन कैश हो, या फिर होल या पार्ट या प्रीमियम और डिस्काउंट, या फिर पर्सुएंस ऑफ ऑप्शन, किसी ऑप्शन के लिए पुट ऑप्शन कॉल ऑप्शन, सो उसकी पर्टिकुलर ऑफ शेयर उसकी डिटेल अटैच करनी पड़ती है एज अ डॉक्यूमेंट। A statement contains particular of any commission, brokerage, discount or other special term, including an option for issue of any kind of security granted to any person। जितने में हमने कमीशन, ब्रोकरेज दिया, डिस्काउंट दे रखा, अदर स्पेशल टर्म दे रखा है या इस स्पेशल ऑप्शन दे रखा है, उन सब के बारे में जिस पर्सन को दिए उसके बारे में हमें डॉक्यूमेंट देना पड़ता है। सर्टिफाइड कॉपी ऑफ एक्नॉलेजमेंट कार्ड और रिसिप्ट फिलिंग ऑफ अ डॉक्यूमेंट, जब हम इशू करने जाते हैं अपनी शेयर्स को, तो हमें फिलिंग ऑफ अ डॉक्यूमेंट फाइल करना पड़ता है, ऑफर डॉक्यूमेंट स्पेसिफिकेशन। सो वो डॉक्यूमेंट एग्रीमेंट इफ एनी इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन आर सिमिलर बॉडी, कोई भी एग्रीमेंट हमने कर रखा है इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, इंडस्ट्रियल क्रेडिट इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन, उन सब की डॉक्यूमेंट। पर्टिकुलर ऑफ शेयर फॉरफिटेड, हमने जितने शेयर फॉरफिटेड कर रखे हैं उसके बारे में डिटेल हमें चाहिए। A list of highest 10 holder of each class of kind of security of company as the on date of application, along with the particular as a number shares debenture held by any address of the each such holder। अब बात करते हैं सिक्योरिटी होल्डर, डिवेंचर होल्डर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर, ये जितने भी होल्डर है इनमें सबके टॉप 10 हम चुनेंगे, जैसे जिनके पास सबसे ज्यादा शेयर्स है। अब बात करते हैं शेयर्स में, इक्विटी शेयर्स में, उसमें 10 शेयर होल्डर है जिनके पास सबसे ज्यादा इक्विटी शेयर है। डिवेंचर शेयर होल्डर उनके पास सबसे ज्यादा है। इन सबका 10 होल्डर को हम निकालेंगे, उनका एड्रेस, उन्होंने कितना शेयर्स होल्ड कर रखा है, वो सब उसके बारे में हम डिटेल देंगे। पर्टिकुलर शेयर्स और डिवेंचर फॉर विच परमिशन डील इज अप्लाइड फॉर, पर्टिकुलर शेयर्स और डिवेंचर जिसके लिए परमिशन मिल रहा है कि वो अप्लाइड होना चाहिए डील में, उसके बारे में हम डिटेल देंगे स्टॉक एक्सचेंज को फॉर लिस्टिंग देयर शेयर्स। नाउ बात करते हैं रूल 19 सब रूल 2। Sub rule 2 of rule 19 provide that apart from the complying with the such other term and condition as may be laid down by recognized stock exchange, a applicant company shall satisfy stock exchange। जो ऊपर कंडीशन दे रखे थे या फिर एप्लीकेशन या डॉक्यूमेंट हमें जो कंप्लाई करने थे, भरने थे, फाइल करने थे, उसे छोड़ के कुछ और भी कंडीशन है जो कंप्लाई करने होते हैं एक कंपनी को फॉर लिस्टिंग देयर शेयर्स ऑन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। अब क्या क्या चीज है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन प्रोवाइड फॉर द फॉलोइंग अमंग अदर्स, जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन हम फाइल करते हैं उसके अंदर क्या क्या चीजें होनी चाहिए। द कंपनी शैल यूज अ कॉमन फॉर्म ऑफ ट्रांसफर, एक कॉमन फॉर्म होना चाहिए जब शेयर ट्रांसफर करते हैं वो फॉर्म बताएगा। अब फुल्ली पेड अप शेयर विल बी फ्री फ्रॉम ऑल लाइंस, जो फुल्ली पेड अप शेयर्स हैं उन पे कोई भी चार्जेस या कोई भी चार्ज नहीं होना चाहिए या कोई भी लाइन नहीं होना चाहिए उन फुली पेड अप शेयर्स के ऊपर। Any amount paid up in advance of call and any shares in carry interest but shall not entitle to holder of share to participate in respect thereof in a dividend subsequently declared। कोई भी शेयर जो कोई भी शेयर्स होता है हम कॉल करते हैं, कितने शेयर होल्डर एडवांस पेड अप कर देते हैं, तो एडवांस पेड अप कर देते हैं तो उनके ऊपर इंटरेस्ट दिया गया ये देखते हुए, और जिन्हें नहीं दिया गया उन्हें डिविडेंड दिया गया, ये सब चीजें होनी चाहिए। कौन को किस किस को नहीं दिया गया। नो फॉर फीचर ऑफ अनक्लेम्ड डिविडेंड बिफोर द क्लेम बिफोर बेयर्ड बाय द लॉ, कोई भी फीचर नहीं करा गया अनक्लेम्ड डिविडेंड बिफोर द क्लेम बिकम बार्ड बाय लॉ, नहीं हो रखा है। द ऑप्शन और राइट टू कॉल ऑफ शेयर्स शैल नॉट बी गिवन टू एनी पर्सन एक्सेप्ट विद द सेक्शन ऑफ द कंपनी इन अ जनरल मीटिंग, किसी को भी ऑप्शन, राइट ऑप्शन, कॉल ऑप्शन नहीं दिया गया है, ठीक है, जब तक उसे जनरल मीटिंग में सेक्शन नहीं करा गया हो। नाउ बात करते हैं रूल 19 सब रूल 2 क्लॉज बी। द मिनिमम ऑफर एंड अलॉटमेंट टू पब्लिक इन टर्म ऑफ ऑफर डॉक्यूमेंट शैल बी, मिनिमम अलॉटमेंट कितना होना चाहिए पब्लिक को
इन टर्म ऑफ ऑफर डॉक्यूमेंट, जब ऑफर डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग हम पब्लिक को शेयर्स इशू करते हैं तो उसमें हमें कितना पब्लिक शेयर होल्डिंग होना चाहिए उसकी बात करेंगे। मिनिमम at least 25% of each class of kind of equity shares or debenture convertible into equity shares issued by company if post issue capital of company calculate at a offer price is less than or equal to 1600 crore rupees। अब बात करते किसी कंपनी है, ठीक है, उस कंपनी की पोस्ट इशू कैपिटल जो इशू करने के बाद पोस्ट इशू शेयर कैपिटल हो रही है 1600 रुपीज, तो सो उसका 25%, उसको 25% ईच क्लास ऑफ शेयर होल्डर, इट मींस इक्विटी शेयर होल्डर, फिर से डिवेंचर शेयर होल्डर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर, उनका 25% पब्लिक के पास होना चाहिए। नाउ at least such percentage of each class or kind of equity shares or debentures convertible into equity shares by a company equivalent to value of 400 crore rupees if post issue capital of company calculate of offer price more than 1600 crore but less than or equal to 4000 crore rupees। अब बात करते हैं दूसरे टर्म, अगर किसी कंपनी में पोस्ट इशू शेयर कैपिटल 4000 करोड़ के बराबर या उससे कम हो और 1600 करोड़ से ज्यादा हो तो उसकी जो पब्लिक शेयर होल्डिंग है वो 400 करोड़ तक होनी चाहिए। नाउ at least 10% of each class or kind of equity shares or debenture convertible into equity shares issued by company if the paid up post issue capital of company calculate offer is above 4000 करोड़ रुपीस। अगर किसी कंपनी के पोस्ट इशू कैपिटल 4000 करोड़ रुपए से ज्यादा है तो उसकी पब्लिक शेयर होल्डिंग जो है 10% होनी चाहिए। नाउ ये हो गया ऑफर डॉक्यूमेंट से जब हम पब्लिक को इशू करते हैं शेयर्स। नाउ आगे चलते हैं, ये जो सेक्शन है ये आप अपने आप पढ़ सकते हैं, जो है सब रूल 3 रूल 19, ये ज्यादा जरूरी भी नहीं है मगर आप ध्यान देके थोड़ा पढ़े जरूरी से। अब बात करते हैं एप्लीकेशन फॉर लिस्टिंग ऑफ न्यू सिक्योरिटी। अगर कोई कंपनी अपनी सिक्योरिटी को लिस्टेड करवाने वाली है, न्यू सिक्योरिटी को लिस्टेड करवानी है ऑन द रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, उसकी एप्लीकेशन की बात करते हैं। रूल 90 सब रूल 4 stipulate that an application for listing shall be necessary in respect of following all new issue of any kind of class or kind of security of a company to be offered to the public, all of further issue of any class or kind of security of company if such kind of security already listed on recognized stock exchange। एप्लीकेशन फाइल करना ही पड़ता है रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज को, अगर आप कभी भी न्यू सिक्योरिटी लिस्टेड कराना है तब भी, या फिर कोई भी सिक्योरिटी लिस्टेड करा रहे हैं जो पहले से लिस्टेड हो रखी हो इसी क्लास की, तभी हमें एप्लीकेशन फाइल करना ही पड़ता है फॉर लिस्टिंग देयर सिक्योरिटी। नाउ सस्पेंशन और विथड्रॉ ऑफ एडमिशन टू डीलिंग इन सिक्योरिटी ऑन एक्सचेंज है, किसी भी कंपनी को हम सस्पेंड कर दिया जाता है इन डीलिंग इन सिक्योरिटी ऑन द स्टॉक एक्सचेंज। कब? अकॉर्डिंग टू रूल 19 sub rule 5 stipulate that a recognized stock exchange may suspend or withdraw admission to dealing in security of company or body corporate either for a breach of non-compliance with any condition of admission to dealing or for any other reason to be recorded in writing which opinion stock exchange justifies such action। अगर कोई भी कंपनी नॉन कंप्लायंस कर रही है, फिर कंडीशन को फॉलो नहीं कर रही है, बाय लॉज को फॉलो नहीं कर रही है, तो उसे सस्पेंड या विड्रॉ कर दिया जाएगा डील करने में इन सिक्योरिटी ऑन द स्टॉक एक्सचेंज। नाउ अब बात करते हैं मिनिमम शेयर होल्डिंग, सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है ये, आपका रूल है जो है रूल 19(8) सब रूल 1 ऑफ सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन रूल 1957 स्प्लिट दैट एवरी लिस्टेड कंपनी, किसकी बात कर रहे हैं? एवरी लिस्टेड कंपनी अदर देन पब्लिक सेक्टर, क्योंकि हम पब्लिक सेक्टर के ऊपर बात कर चुके हैं, जो था उसमें बता रखा था कि 1600 करोड़, फिर देन 10%, 25% वो हम पढ़ चुके हैं, इसलिए केवल बात करेंगे हम लिस्टेड कंपनी की। अदर देन पब्लिक सेक्टर कंपनी शैल मेंटेन पब्लिक शेयर होल्डिंग एट लीस्ट 25%, however any listed company which has public shareholding below the 25% shall increase its public shareholding to at least 25% within a period of 4 years from the date of the commencement amendment to
सेड रूल इन 2014 मैंने स्पेसिफाई बाय द सेबी। और कोई भी लिस्टेड कंपनी है उसकी पब्लिक शेयर होल्डिंग, जो पब्लिक के पास शेयर्स है, उससे 25% कम हो जाए, 25% तक होना चाहिए। अगर 25% से कम होता है तो उसे इंक्रीज करना पड़ेगा विद इन ए 4 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ द कमिटमेंट ऑफ द सेड रूल्स। डन। नाउ आगे चलते हैं, अब बात करते हैं डीलिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटी। लिस्टिंग मतलब होता है कि अपनी स्टॉक एक्सचेंज को लिस्ट करवाना ऑन द रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, मगर डीलिस्टिंग मतलब होता है उसका अपोजिट। हम जो लिस्टेड करवा रखे हैं उसे हम डिलिस्टेड वापस ले रहे हैं अपने नाम के रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज से एज ए लिस्टेड कंपनी, उसकी बात करेंगे। Rule 21 deal with the delisting of security. A recognized stock exchange may, without prejudice to any other action that may be taken under the Act or under any other law for time being in force, delist any security listed there on the following ground in accordance with the regulation made by the company SEBI. नेमली, अगर कोई कंपनी चाहती है कि मेरी शेयर्स जो लिस्टेड है ऑन द रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज उसे डिलिस्टेड करवाए, तो वो फॉलोइंग ग्राउंड में डिलिस्टेड करवा सकते हैं। वो कौन कौन से ग्राउंड है, बात करते हैं। इनकर्ड लॉसेस ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग 3 कंसेक्यूटिव, अगर कोई कंपनी 3 साल से लगातार लॉसेस हो रहे हैं किसी कंपनी में, तब वो डिलिस्टेड करवा सकती है। रिमेन सस्पेंड फॉर द पीरियड ऑफ मोर देन 6 मंथ, अगर कोई किसी कंपनी को हमने सस्पेंड कर रखा है नॉन कंप्लायंस फॉर नॉन कंप्लायंस मोर देन 6 मंथ के लिए, तो वो अपने शेयर्स को डीलिस्टिंग करवा सकते हैं। रिमेन इनफ्रीक्वेंटली ट्रेड ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग 3 ईयर, अगर कोई किसी कंपनी का शेयर जो ट्रेड नहीं हो रहा है लास्ट 3 ईयर से, सो उसकी सिक्योरिटी को हम डिलिस्ट करवा सकते हैं। कोई भी कंपनी or any other promoter or any other director has been convicted for failure to comply with any other of the provision of the act or SEBI act, depository act or rules regulation, कोई भी प्रमोटर या फिर डायरेक्टर कंपनी के अगर वो फॉलो नहीं करते या फिर कन्विक्टेड कर देते हैं सेबी एक्ट, रेगुलेशन, डिपॉजिटरी एक्ट और रूल्स या फिर रेगुलेशन, सो उनकी सिक्योरिटी को हम डिलिस्ट कर सकते हैं, कोई भी सेबी या फिर कंपनी खुद। Address of company or any of the promoter or any of director are not known or false address have been furnished or company has changed its register office contravention of the provision of Company Act 2013, जब कंपनी अपने रजिस्टर ऑफिस चेंज करती है अकॉर्डिंग टू कंपनी एक्ट 2013, सो वो रजिस्टर ऑफिस चेंज करने टाइम उसके प्रमोटर या डायरेक्टर ने सही रजिस्टर ऑफिस एड्रेस फिल नहीं करा हो, तब करी जा सकती है डीलिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटी। Shareholding of the company held by public has come below the minimum level applicable to the company as per SEBI LODR and the company failed to raise public shareholding required level within a time specified recognized stock exchange। कोई कंपनी जो है 25% तक उसका मिनिमम लेवल था, जब 25% से मिनिमम लेवल भी कम हो जा रहा है और 4 ईयर के अंदर वो इंक्रीज नहीं कर पा रही अपनी पब्लिक शेयर होल्डिंग, सो उस टाइम भी वो अपनी शेयर्स को डिलिस्टिंग करवा सकती है ना। रूल 19, कौन सा रूल था ये, हाँ, रूल 21 सब रूल 2, if the security is delisted under clause 1, the company or promoter and director of company shall be jointly and severally liable to purchase of outstanding security from those holder who wish to sell them as a fair price determined according to the regulation। अगर कंपनी डिलिस्टेड हो जाती है तो जितने भी शेयर्स पब्लिक के पास हैं, अगर पब्लिक चाहती है कि हमारे शेयर्स कोई खरीदे, तो जितने भी प्रमोटर और डायरेक्टर हैं वो शेयर्स को खरीदेंगे। नाउ सेट सिक्योरिटी शैल बी डिलिस्ट फ्रॉम ऑल रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक, और जो सिक्योरिटी है जो डिलिस्टेड करवाना चाहते हैं हम, वो हर एक रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक से डिलिस्टिंग होगी ना। रूल 21 sub rule 3, a recognized stock exchange may on the request of the company delist any security listed thereon according to the regulation made under the act by SEBI subject to following condition। अगर कोई भी स्टॉक एक्सचेंज रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज अगर चाहता है कि ये कोई भी शेयर डिलिस्टेड हो जाए, तो वो कंपनी के रिक्वेस्ट पे डिलिस्टिंग कर सकती है, बस फॉलोइंग कंडीशन क्या होनी चाहिए, द सिक्योरिटी ऑफ कंपनी हैव बीन लिस्टेड फॉर अ मिनिमम पीरियड 3 ईयर, वो जो सिक्योरिटी है वो कंपनी के लिस्टेड होनी चाहिए मिनिमम पीरियड ऑफ 3 ईयर, तभी वो डिलिस्टिंग हो सकती है। डिलिस्टिंग ऑफ सच सिक्योरिटी हैज बीन अप्रूव्ड बाय द 2/3 ऑफ द पब्लिक शेयर होल्डर, जो हम डिलिस्टिंग करने जा रहे हैं सिक्योरिटी किसी भी कंपनी की, वो अप्रूव होने चाहिए 2/3 ऑफ पब्लिक शेयर होल्डिंग। कंपनी प्रमोटर एंड
और डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी परचेज द आउटस्टैंडिंग सिक्योरिटी फ्रॉम होल्डर who wish to sell them at a price determined according to the SEBI regulation। अगर कोई भी शेयर होल्डर चाहता है कि मेरी सिक्योरिटी को मैं सिक्योरिटी को अपने सेल कर रहा हूँ और कोई खरीदे, तो प्रमोटर और डायरेक्टर दोनों मिलकर या फिर अलग अलग सिक्योरिटी को खरीदेंगे, ये कंपलसरी अकॉर्डिंग टू SEBI। नाउ अब आती है केस लो की बारी। मैं केस लो के जितने भी सेबी के केस लॉज है उनके अलग से वीडियो बनाऊंगा, सो हम केस लो वहां पढ़ेंगे। आज का चैप्टर यही खत्म होता है मे बी, तो हाँ खत्म हो गया। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और रिवीजन करते आप, मैं पढ़ा दूं तो आप रिवीजन प्लीज करें, जिससे आपको दिमाग में रहेगा कि हमने क्या पढ़ा था और क्या क्या जरूरी है इस चैप्टर में। सो थैंक यू सो मच।